नमस्कार। सोचिए, एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, और उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, हम बात करें 1905 के उस ब्रिटिश फैसले की, जिसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने पूरे देश को जगा दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक फैसले में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस चिंगारी से, उस एक ब्रिटिश फैसले से जिसने सब कुछ बदल दिया। तो बात है जुलाई 1905 की। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन एक ऐलान करते हैं। ऐलान था बंगाल के बंटवारे का। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को ये फैसला लागू भी हो जाता है। बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक बना पश्चिम बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा थे, और दूसरा पूर्वी बंगाल, जिसमें असम को मिला दिया गया। अच्छा, तो अंग्रेजों ने वजह क्या बताई? उन्होंने कहा, अरे भाई, ये बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है, 7 करोड़ 80 लाख लोग, प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। सुनने में तो ठीक लगता है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। असली मकसद था राष्ट्रवाद का जो किला बन चुका था बंगाल, उसे तोड़ना। और तोड़ने का तरीका, लोगों को धर्म के नाम पर बांट दो। पर क्या हिंदुस्तान ने ये फैसला चुपचाप मान लिया? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में जो हुआ वो अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। विरोध की एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो तारीख थी 7 अगस्त 1905। कलकत्ता टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वहीं से औपचारिक तौर पर शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। वैसे आपको पता है ये तारीख आज भी कितनी अहम है? 2015 से 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर मनाया जाता है, इसी आंदोलन की याद में। अब इस आंदोलन की आत्मा थी एक शब्द में स्वदेशी, मतलब अपने देश का। इसका आइडिया बहुत सीधा था। हम अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करेंगे, अपने ही कारखानों को, अपने लोगों को बढ़ावा देंगे, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। स्वदेशी का ही दूसरा और बहुत शक्तिशाली पहलू था बहिष्कार। ये सिर्फ ना कहना नहीं था, ये एक हथियार था। लोगों ने अंग्रेजों के बनाए कपड़े, उनकी चीनी, उनका नमक, सब कुछ इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और बात यहीं नहीं रुकी। विरोध इतना बढ़ गया कि लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स और अदालतों तक का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आंदोलन पूरे देश में फैला कैसे और लोगों ने विरोध के ऐसे ऐसे नायाब तरीके निकाले जो वाकई में हैरान करने वाले थे। मतलब लोगों का जोश और उनकी क्रिएटिविटी देखने लायक थी। आप सोचिए, चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जल रही हैं, जो दुकानें विदेशी माल बेच रही हैं, उनके बाहर शांति से धरने दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए नेशनल स्कूल खोले जा रहे थे। इतना ही नहीं, पारंपरिक त्योहारों को भी राष्ट्रवादी संदेश फैलाने का मंच बना लिया गया। लोगों को एक साथ लाने के लिए समितियां बनाई गई और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल मिल्स से लेकर स्टीम नेविगेशन कंपनी तक सब कुछ हिंदुस्तानी खड़ा किया गया। और इसी सोच का, आत्मशक्ति की इसी भावना का सबसे बड़ा प्रतीक था चरखा। आज हम चरखे को गांधी जी से जोड़ते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का ये शक्तिशाली प्रतीक, इसकी जड़ें हमें इसी स्वदेशी आंदोलन में मिलती हैं। इस आंदोलन की असली ताकत कोई एक नेता नहीं, बल्कि आम लोग थे। और सबसे खास बात ये थी कि समाज के वो हिस्से भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे जो पहले कभी इस तरह आगे नहीं आए थे। ये वाकई एक जन आंदोलन था। देखिए ना, स्टूडेंट्स ने पिकेटिंग और अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं जो पारंपरिक रूप से घर पर रहती थीं, वो भी जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों के लिए बाहर निकलीं। शहर का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास अब सिर्फ चिट्ठियां लिखने के बजाय सीधी कार्रवाई पर उतर आया था। यहाँ तक कि रेलवे और जूट मिलों के मजदूरों ने भी हड़तालें की और किसानों ने भी जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में अपनी आवाज मिलाई। लेकिन हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है। इस आंदोलन ने जहां एक तरफ जबरदस्त एकता दिखाई, वहीं अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की चाल भी कामयाब हो रही थी। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर तस्वीर थोड़ी अलग थी। जहां कई मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन का पूरा समर्थन किया, वहीं अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा दिया। इसका नतीजा, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई और गहरी होती चली गई। तो इतना सब कुछ हुआ,
पर सवाल ये है कि आखिर इस विशाल आंदोलन का नतीजा क्या निकला, इसका असर कितना लंबा चला। और देखिए, लोगों का संघर्ष बेकार नहीं गया। लगातार 6 साल तक चले इस जबरदस्त राजनीतिक दबाव के आगे आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। साल था 1911, जब किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल के बंटवारे को रद्द करने का ऐलान किया। ये आंदोलनकारियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अगर हम इसकी पूरी विरासत को देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। कामयाबी क्या थी? बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, ये सबसे बड़ी सफलता थी। विरोध के नए नए तरीके सामने आए और भारतीय इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा मिला। पर चुनौतियां भी कम नहीं थीं। जैसा हमने देखा, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार गहरी हो गई। कुछ समय बाद आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ गई और सरकार ने भी इसे कुचलने के लिए काफी सख्ती बरती। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। बंगाल का बंटवारा तो रद्द हो गया, ये एक तात्कालिक जीत थी, लेकिन उस दौर में जो फूट डालो और राज करो के बीज बोए गए थे, उनका क्या? क्या वो बीज आगे चल के इतना बड़ा पेड़ बन गए कि देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ी? ये सोचने वाली बात है कि क्या अंग्रेज अपनी उस चाल में लंबे समय में कामयाब हो गए थे?